हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की वीकेंड गाइस? वीकेंड के साथ साथ एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है? इस बार बहुत सारे वीकेंड आए हैं जिसमें आपको बहुत बार मौका मिला होगा कि एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सके, राइट? तो आप लोगों ने क्या पीवाईक्यू सीरीज को देखा है? हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून जो लोग भी लाइव सेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं। आई नो आज वीकेंड है तो आप लोग थोड़ा डिले करके ज्वाइन करोगे, मुझे पता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन कीजिए। बताइए, आप लोग पीवाईक्यू सीरीज को देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं? क्या दिक्कत आ रही है? कोई इश्यू आ रहा है? संडे स्पेशल की क्लासेस देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? ये सारी चीजें आप लोग मुझे चैट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ चुका है गाइस। अब अगर आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस नहीं कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑल गुड ना? चलिए ठीक है। तो आज जो है हम मई 2023 के पीवाईक्यू को देखने वाले हैं। अब मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बता देती हूं। मई 2025 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नवंबर 2024 के पीवाईक्यू कंप्लीट करा दिए हैं मैंने। जून 2024 के कंप्लीट हो गए हैं एंड अक्टूबर 2023 का कल ही मैंने कंप्लीट कराया है। तो ये चार आपके ना, यहाँ पर चार आपको जो है क्लासेस थे जो पीवाईक्यू रिलेटेड, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। मई के मैराथन 3 घंटे का मैंने प्रोवाइड कर दिया है, जाकर के आप उसको देख सकते हैं। नवंबर का आज रात 9 बजे रिलीज हो जाएगा नवंबर का मैराथन सेशन पीवाईक्यू का। तो आप मई और नवंबर का एटलीस्ट प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दो। सून जून का और अक्टूबर का सबका मैं रिलीज करा दूंगी 3-3 घंटे का मैराथन सेशन, ठीक है ना। हाय हेलो, हाय हेलो, नमस्ते, देख रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस, देख रहे हैं तो देखिए। आज मई 2023 का हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे मई में, और पार्ट नंबर ये 28 है। 3-4 पार्ट आएंगे मई के, एंड देन मई का भी आपका सारा क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा दूंगी। तो चलिए सबसे पहले स्क्रीन पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा था, विच बैंक वॉज द फर्स्ट टू लॉन्च द क्रेडिट कार्ड इन इंडिया? तो ये कौन सा बैंक है जिसने क्रेडिट कार्ड को इंडिया में लॉन्च किया था? ये सवाल आपसे पूछा गया था। एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एचएसबीसी बैंक? अब ये क्वेश्चन मैंने आपको अक्टूबर में भी कराया है आई गेस, या जून में भी कराया है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीटेड मोड पे गाइस आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या था? सिटी बैंक था। सिटी बैंक आपका ये फॉरेन बैंक है जो इंडिया में जब आया था तो सबसे पहले इन्होंने क्रेडिट कार्ड को इंडिया में लॉन्च किया था। धीरे धीरे इनको फॉलो करते हुए बाकी सारे जो इंडियन बैंक्स थे उन्होंने भी अपने सर्विसेज के साथ क्रेडिट कार्ड देना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जब सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर के आया था ना गाइस, तो काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो गया था क्रेडिट कार्ड। पहले लगा था कि नहीं होगा, बट काफी बढ़िया तरीके से हर किसी ने इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो अर्ली 1980s की बात है, सिटी बैंक ने एक वेव क्रिएट किया था किसका? क्रेडिट कार्ड प्रोडक्ट का। उसके बाद अर्ली जो क्रेडिट कार्ड के प्लेयर बने वो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड आंध्रा बैंक बने थे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर एंड इंडस्ट्री सेगमेंटेशन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ब्लॉकचेन इन बैंकिंग? ब्लॉकचेन क्या होता है बैंकिंग सेक्टर में, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर मैनेज्ड बाय बैंक, ऑप्शन बी अ सिक्योर एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन सी अ मेथड टू इंक्रीज द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ऑप्शन डी अ सिस्टम यूज्ड ओनली फॉर द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया भी था। ये एक सिक्योर और डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी होता है फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा चलिए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड का गाइस क्या मतलब होता है? डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है एक सिंगल अथॉरिटी के पास इसका एक्सेस नहीं होता है, एक सिंगल अथॉरिटी के पास पावर नहीं होता है। इसको शेयर्ड किया जाता है बिटवीन
एवरीवन, ठीक है। तो जब सबके साथ आप शेयर करते हो, जैसे गूगल शीट आपने देखा होगा, गूगल शीट को हम सबके साथ जब शेयर करते हैं तो कौन उसमें क्या लिख रहा है, किसने क्या एडिटिंग की है, आप हिस्ट्री वर्जन इजीली देख पाते हो। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि वो ट्रांसपेरेंट है। सिमिलरली ब्लॉकचेन भी आपका ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, सबके पास शेयर किया हुआ है सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन, सारे रिपोर्ट को शेयर किया गया है। तो अगर कोई भी चेंजेस करता है तो क्विकली यहां पर आप देख सकते हो। तो आपको ब्लॉकचेन में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा देखने को मिलती है, काफी सिक्योर है क्योंकि कोई जल्दी इजीली इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सबके पास एक्सेस है, सब देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका इस्तेमाल बैंक क्यों करती है? तो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रेडिशनल अगर मैं अप्रोच की बात करूं तो अगर पर्सन ए को पर्सन बी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो इसमें काफी टाइम लगता था क्योंकि आपको इंटरवेंशंस मिडिल पर्संस के बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। बैंक भी है, एक्स्ट्रा थर्ड पार्टीज भी होते थे, कॉस्ट भी काफी ज्यादा लगता था और टाइम टेकिंग होता था। अब मान लो पर्सन बी को बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और पर्सन ए चाहता है कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर पैसे पहुंच जाए, लेकिन अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाता तो ये बिल्कुल नहीं पहुंच पाता, ठीक है। तो इसके लिए बैंक ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अगर पर्सन ए पर्सन बी को पैसे भेजना चाहता है तो विद इन अ मिनट पैसे बी के पास पहुंच जाते हैं। अब जो पर्सन ए है उसका बैंक भी ट्रांजैक्शंस को देख पाता है और पर्सन बी है उसका भी बैंक इजीली ट्रांजैक्शंस को देख पाता है। तो दोनों ही देख पाते हैं यहां पर ट्रांजैक्शंस जो हो रहा है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन सबसे पहले तो आपके रिकॉर्ड को रखता है, जो भी आपने ट्रांजैक्शंस किया उसके रिकॉर्ड को रख के उसको वेरीफाई करता है, वेरीफाई करने के बाद ट्रांसफर करता है। तो काफी सिक्योर माना जाता है और डिसेंट्रलाइज होने की वजह से काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो पेमेंट्स के लिए, ट्रांजैक्शंस करने के लिए हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं, बताइए। कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में। वैसे मैंने इस पे शॉर्ट्स भी बनाया है, इसकी क्लासेस भी मैंने ली है, तो बताइए, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक अग्रेसिवली एंटर्ड इंडियाज रिटेल बैंकिंग मार्केट इन द 1990s बट लेटर एग्जिटेड ड्यू टू प्रॉफिटेबिलिटी इशू। चैप्टर 2 पढ़ा रही थी जब मैंने आपको बोला था कि एक बैंक है जो अग्रेसिवली एंटर किया था किसमें, रिटेल बैंकिंग में। उन्होंने बहुत सारे खर्चे किए, बहुत ज्यादा इन्होंने स्पेंड किया यहाँ पर कि चलो ठीक है रिटेल बैंकिंग में हम नए नए प्रोडक्ट्स पे खर्चे करेंगे, है ना, इसको मार्केटिंग करेंगे, काफी सारे खर्चे किए इन्होंने, अग्रेसिवली एंटर किया। लेकिन कुछ टाइम पीरियड के बाद इनको ये देखा कि भाई रिटेल बैंकिंग में इतना प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि इनका मेन फोकस क्या था, इनके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव था कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन इस बिजनेस से कोई प्रॉफिट इनको हो नहीं पा रहा था गाइस। जब इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो जिस स्पीड में ये आए थे रिटेल बैंकिंग सेक्टर में उसी स्पीड में एग्जिट कर दिया और ये फिर वहां चले गए जहां इनको ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। अब ये कौन से बैंक के बारे में डिस्कस किया जा रहा है? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, बीएनपी परिवास, पीएनबी बैंक या एचएसबीसी बैंक। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बीएनपी परिवास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिकॉर्ड कीपिंग एंड फास्ट है, हाँ, वेरी नाइस प्रिया, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। काफी सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं, गुड गुड गाइस। देखिए बिजनेस मॉडल इन रिटेल बैंकिंग। अब आपको पता है रिटेल बैंकिंग का जो मॉडल होता है 2 तरीके पे बेस्ड होता है। पहला होता है पोजिशनिंग और दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। अगेन ये डिपेंड करता है बैंक्स टू बैंक्स, वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, स्केल एंड बिजनेस कि वो किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स को अपनाते हैं। आपके स्क्रीन पे 2 ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ होगा, एक पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव दिख रहा है और एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि हम यहां पर अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी रिलेटेड एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं कस्टमर के माइंड में। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। तो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव में हम कस्टमर्स को ये रिमाइंड कराते हैं कि XYZ बैंक है जो इस तरीके का प्रोडक्ट बेच रहा है और इसके अलावा कोई इस तरीके के प्रोडक्ट्स को बेच ही नहीं रहा है, राइट। तो हम एक कस्टमर्स के दिमाग में अपने बैंक्स के रिगार्डिंग, अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग परसेप्शंस क्रिएट करते हैं, इसको पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं ना वो पोजिशनिंग ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं गाइस, ठीक है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आपका एक बिजनेस का गोल होता है, मोर और लेस यहां पर आपका गोल होता है कि मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो अगर
आप इस प्रॉफिट को अर्न नहीं कर पाते हो, जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, अगर उस बिजनेस से आपको कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता है तो आप उसको या तो रीस्ट्रक्चर करते हो या आप उस बिजनेस को छोड़ देते हो। जैसे कि फॉरेन बैंक के केस में हमने देखा कि वो उनका ऑब्जेक्टिव ही क्या था कि यहाँ पे मुझे किसी भी तरीके से प्रॉफिट को अर्न करना है, लेकिन जब रिटेल बैंकिंग सेक्टर में उनको प्रॉफिट नहीं देखने को मिला, लॉस ज्यादा देखने को मिला, तो वो तुरंत क्या कर गए, एग्जिट कर गए। क्या नाम था उस बैंक का, बीएनपी परिवास, ठीक है। कब गया था, एग्जिट किया था इन 1990। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, ओके गुड। आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। व्हाट इज द फीचर ऑफ सेटिंग अप अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। लो भैया बताओ फीचर्स क्या होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच का। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन ना नवंबर 2024 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, जो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूं। अब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मैम ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जो रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको सीक्वेंस में क्लासेस दे रही थी, मई 25 का, फिर नवंबर 24, जून 24, अक्टूबर 23, ताकि आप देख सको कि कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। डोंट वरी, लास्ट में एग्जाम से पहले मैं रिपीटेड क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगी आपके लिए, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। 4 ऑप्शंस देखिए, टू सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग एट द कॉर्पोरेट लेवल, ऑप्शन बी टू एक्ट एज अ ऑटोनोमस प्रॉफिट सेंटर with a clear business focus, option number C to manage only the cost center within the organization, option D to avoid competition within the organization। अब बताओ कि क्या होता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच का, क्या एक बेसिक फीचर होता है। तो ये एक्ट करता है एज अ ऑटोनोमस, जिसको आप इंडिपेंडेंट बोलते हो, प्रॉफिट सेंटर विद अ क्लियर बिजनेस फोकस। आपको एग्जाम्पल याद है या नहीं, मैंने आपको अमेजोन का एग्जाम्पल दिया था, एक बड़ी कंपनी, इसके अंदर छोटी छोटी बिजनेस यूनिट, और हर बिजनेस यूनिट का एक अपना रोल है, अपना काम है, राइट। ये बताया था कि नहीं, जैसे अमेजोन प्राइम है, याद करो आप लोग, अमेजोन प्राइम है, आपका ई कॉमर्स है, AWS है, जिनका सबका इन सबका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका मेन गोल क्या है कि किस तरीके से मैं अमेजोन को प्रॉफिट पहुंचा सकूं, राइट। बताया था ना इस एग्जाम्पल के साथ, आपको तो समझाया था मैंने। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टू एक्ट एज एन ऑटोनोमस प्रॉफिट सेंटर विद अ क्लियर बिजनेस फोकस। गुड गाइस, चलिए ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी, अब दोबारा तो रिपीट नहीं करने वाली मैं। चलो बताओ कौन सा बैंक है जो इस तरीके के अप्रोचेस का यूज करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू जनरेशन के जितने भी प्राइवेट बैंक्स होते हैं और जितने भी फॉरेन बैंक्स होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं गाइस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका SBU। यस मैम, सबको याद है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूज्ड टू स्ट्रक्चर अ बैंक ऑपरेशन। अगर मुझे बैंक के ऑपरेशंस को इंप्रूव करना है तो किस तरीके के अप्रोचेस का हम गाइज इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, डिपार्टमेंटल अप्रोच, एनी वन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब होगा एनी वन ऑफ द अबव। अब डिपेंड करता है बैंक का खुद का बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका साइज क्या है, उनका गोल क्या है, उसके हिसाब से ये तीनों में से कोई भी अप्रोचेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल पे आप समझ लीजिए, जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अप्रोच होता है, इसमें हम अपने बिजनेस को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट यहाँ पर बिजनेस होता है, इनका मेन फोकस मार्केट सेगमेंट पे होता है और प्रॉफिट पे होता है, राइट। तो कौन सी बैंक इसका इस्तेमाल करती है, तो जितने भी न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या आपके जितने भी फॉरेन बैंक्स हैं, समझते जाइए, कुछ नई चीज सीखने को मिल जाएगी आपको। इंटीग्रेटेड अप्रोच कहता है कि सारी चीजों को एक जगह कंबाइन कर दो एज अ यूनिट, एज अ सिस्टम, जिससे इफिशिएंटली हम वर्क कर सके, चाहे वो कोई भी पीपल हो, प्रोसेस हो, टेक्नोलॉजी हो, इसी की बात करता है। तो सबको यहां पर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच कौन इस्तेमाल करता है गाइस, इंटीग्रेटेड अप्रोच का इस्तेमाल जितने भी स्मॉल बैंक्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल बैंक्स इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अब बात करते हैं डिपार्टमेंटल अप्रोच के बारे में। डिपार्टमेंटल अप्रोच कहता है कि नहीं भैया, हमको बिजनेस यूनिट में नहीं डिवाइड करना, बिजनेस लाइन में डिवाइड ही नहीं करना है, आप ना इसको डिवाइड कर दो बेस्ड ऑन द फंक्शन और द टास्क दे परफॉर्म। जैसे कि अकाउंटिंग का अपना फंक्शन होगा, मार्केटिंग का अपना फंक्शन होगा, कंप्लायंस टीम की अपनी एक
फंक्शंस होगी, है ना। तो इस तरीके से डिपार्टमेंटल अप्रोच बोलता है कि हम अपने बिजनेस को, हम अपने बैंक को डिवाइड करेंगे, अपने बैंक के ऑपरेशंस को। अब इसमें ना आपको टीम वर्क बहुत ज्यादा देखने को अच्छा मिलता है, कम्युनिकेशन टीम के बीच आपको अच्छा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप इफिशिएंटली सर्विस प्रोवाइड कर पाते हो अपने कस्टमर्स को। तो यहां पर हम डिपार्टमेंट के हिसाब से अपने बैंक के ब्रांचेस को, बैंक के ऑपरेशंस को डिवाइड करते हैं। अब कौन सा बैंक है जो डिपार्टमेंटल अप्रोच का गाइस यूज करता है? तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं ये डिपार्टमेंटल अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने तीनों बता दिया है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि हर बैंक अपने बिजनेस गोल के हिसाब से, अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग अप्रोचेस का इस्तेमाल कर रही है फॉर देयर बैंक ऑपरेशंस। आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर हो गया होगा ना? गुड गुड रंजीत सर, गुड, वेरी नाइस। बताएं बताएं, ऑल गुड? यहां तक सब क्लियर है? वेरी नाइस सचिन, वेरी नाइस। चलिए, तो देख सकते हैं बैंक्स डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो करती है फॉर देयर रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज। तो आपको डिपेंड करता है बैंक्स के अपने बिजनेस गोल पे। अच्छा, रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है इसका मतलब? होता है जब बैंक यहां पर एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स या लेंड करती है किसी भी कस्टमर्स को, लोन्स वगैरह देती है, ठीक है। तो इस तरीके के कोई भी आपके डे टू डे काम होते हैं उसी को तो रिटेल बैंकिंग एक्टिविटीज कहते हैं। पढ़ा है ना चैप्टर 1 में? पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? दिव्या, गुड गुड, ओके ओके, ठीक है। तो आपसे अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है तो अगेन डिपेंड करेगा बैंक्स टू बैंक्स कि वो कौन से अप्रोचेस का इस्तेमाल करती है। जनरली आपको याद रखना है, बेसिक चीजें तो आप याद रखोगे ही कि एसबीयू आपका न्यू जनरेशन के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए है, डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए है और इंटीग्रेटेड स्मॉल बैंक्स के लिए। ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ये चीज मैंने बड़े डिटेल में जब मई 2025 के क्वेश्चंस करा रही थी तब मैंने आपको सारी चीजें एनालिसिस करके दिखाई थी। तो वही सेम चीज मैंने वापस से इस स्लाइड में भी डाला है जिसको आप खुद से भी पढ़ेंगे। और ये चीज मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि बेस्ड ऑन हम किस पे करते हैं, डिपार्टमेंट के हिसाब से द फंक्शंस और द टास्क दे परफॉर्म, उसी को डिपार्टमेंटल अप्रोच कहते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करें तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में मैंने बताया कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, डिलीवरी चैनल्स और टेक्नोलॉजी, सबको हम इंटीग्रेट करके एक यूनिट बना देते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं, ठीक है। तो इसको कौन यूज करता है? जितने भी स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बैंक्स होती हैं। चलिए आइए आज के सेशन आई नो गाइज वीडियो नहीं चल रहा था। नाउ बताएं, अभी चल रही है वीडियो? पावर कट हो गई थी गाइज, आई एम सो सॉरी। चलिए, तो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। तो आपसे अभी सही है ना? हाँ ठीक है, लाइट चली गई थी गाइज, ठीक है। तो यहां पर आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू है। 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। इट इज अ मॉड्यूलर एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक, पहला है। ऑप्शन बी है कस्टमर डेटा इज सेंट्रलाइज्ड एंड यूज्ड अक्रॉस द प्रोडक्ट्स। ऑप्शन सी इट ऑफर्स एंड टू एंड सॉल्यूशंस ओनली फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। ऑप्शन डी इट इज मोस्टली यूज्ड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आपको बताना है वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के बारे में। तो वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में गाइज आपको क्या देखने को मिलता है कि कस्टमर्स का डेटा यहां पर सेंट्रलाइज्ड होता है और इसको हम यूज करते हैं अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट्स। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहां पे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज, ठीक है। नाउ क्लियर, हाँ, हम यहाँ पर एंड टू एंड सॉल्यूशंस देते हैं लेकिन सिंगल प्रोडक्ट के लिए नहीं देते हैं, ठीक है, सारे प्रोडक्ट्स के लिए देते हैं। तो एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट की बात यहां पर नहीं हो रही है। तो एज पर द बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप स्टडी ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग रिटेल बैंकिंग प्रोसेस, इसको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको मई के क्वेश्चन, नवंबर 2024 के क्वेश्चंस करा रही थी तब भी आपको बताया था। तो कौन सा वो 4 आपका यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस स्ट्रक्चर है? तो एक है हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, दूसरा है वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, तीसरा है प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल एंड लास्ट वन इज द प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। अब इन चारों के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अब दोबारा से सुनना है तो वापस से सुन सकते हैं। हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है
कि जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए डेडिकेटेड स्पेसिफिक टीम होती है जो उसको मैनेज करती है। जैसे राम है, एक पर्सन है, दो तरीके का सर्विसेज ले रखा है, सेविंग अकाउंट भी इसने ले रखा है और क्रेडिट कार्ड भी ले रखा है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो दोनों को एक जगह रखना चाहिए क्योंकि एक ही पर्सन ने लिया है। लेकिन हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल कहता है कि नहीं, मेरे पास सेविंग अकाउंट के लिए अलग बिजनेस मॉडल है, ठीक है, और उसके लिए डेडिकेटेड टीम है जो सिर्फ सेविंग अकाउंट्स के डेटा को हैंडल करती है। मेरे पास क्रेडिट कार्ड के लिए एक अलग डेडिकेटेड टीम है, ठीक है, तो वो उसको हैंडल करती है। तो हॉरिजॉन्टली बोलता है कि हर एक प्रोडक्ट को हम यहां पर सेपरेट रखते हैं, सेपरेट प्रोडक्ट्स के लिए सेपरेट हमारे पास डेडिकेटेड टीम है। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल कहता है कि नहीं, राम ही है जो सेविंग अकाउंट लिया है, राम ही है जो क्रेडिट कार्ड लिया है, या राम ही है जो लोन्स लिया है, तो मैं सबको, सारे डेटा को एक जगह सेंट्रलाइज करके रखूंगा, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि थोड़ा आसान हो जाता है कि आने वाले टाइम में कस्टमर कोई प्रोडक्ट लेना चाहे या क्रॉस सेल आपको करना हो तो इजिली आप यहां से डेटा कस्टमर्स के देख सकते हो क्योंकि सारे का डेटा जो है आपको एक ही जगह रखा हुआ है। प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल कहता है ये ज्यादातर प्रोडक्ट फोकस होता है। तो इसमें जैसे कि एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि मान लो एक कंपनी है जो कंप्यूटर भी बना रही है, जो टैबलेट भी बेच रही है और जो आपका फोन भी बेच रही है, ठीक है, तीनों चीज एक ही कंपनी बेच रही है। तो तीनों के लिए, कंप्यूटर के लिए डेडिकेटेड टीम होगी जो कंप्यूटर बेच रही होगी, टैबलेट के लिए डेडिकेटेड टीम होगी जो टैबलेट बेच रही होगी, फोन के लिए डेडिकेटेड टीम होगी जो फोन को बेच रही होगी, राइट। बट इनका जो कस्टमर सर्विस सेंटर होगा वो सेम होगा, एक ही होगा। यानी कि चाहे कोई कंप्यूटर ले, टैबलेट ले या फोन ले, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम आएगा तो सर्विस सेंटर क्या है, एक है। तो ये हॉरिजॉन्टली, प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल के बारे में बताता है, ठीक है, कि हम ज्यादातर प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, प्रोडक्ट ओरिएंटेड आपका ये होता है। चलिए, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल में क्या होता है, इसमें आपको देखने को मिलता है कि कस्टमर ओरिएंटेड होता है ऑफकोर्स। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के साथ हम कस्टमर्स के डेटा को शेयर करते हैं और कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं जिसके लिए हम अलग से टीम बनाते हैं और अलग से उसका कस्टमर का डेटा रखते हैं। जैसे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट की बात कर ले तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, ठीक है, या आपका कोई म्यूचुअल फंड है या वेल्थ मैनेजमेंट है, तो इसके लिए अपनी डेडिकेटेड जो है कस्टमर का डेटा होगा और डेडिकेटेड टीम इसको हैंडल करेगी। रेस्ट जितने भी आपके बैंकिंग एक्टिविटीज होते हैं जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लोन्स है, सबके लिए हमने कस्टमर्स के डेटा को सेम ही रखा है, ठीक है। तो ये आपको प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल बताता है। अच्छा, ये क्रॉस सेल अपसेल के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछता है तो क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग के लिए प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल बढ़िया होता है। वेरी नाइस गाइस, काफी सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं विच इज अ गुड थिंग। तो चलिए, यही सारी चीजें आपको यहां पर डिटेल में लिखी हुई है जो मैं आपको ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है। और फॉरेन बैंक्स प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का, ठीक है, याद रहेगा। देखो, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो आपका हॉरिजॉन्टली को इस्तेमाल करती है, ठीक, जितने भी आपके न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वो वर्टिकली का इस्तेमाल करती है और जितने भी फॉरेन बैंक्स है वो किसका करती है, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली। और मिक्स का कौन करते हैं, जितने भी ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होते हैं। तो याद रहेगा, ये चारों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ जी बताएं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं। तो आज के सेशन को यहीं पे करेंगे रैप अप। हैं क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपके में क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट डज ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी रेफर टू इन अ बैंकिंग। चैप्टर 4 ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा है कि ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किया था, द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द इंटायर बैंक, दूसरा था द रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल ब्रांचेस कंबाइंड, ऑप्शन सी था द प्रॉफिट और द लॉस परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल ब्रांच, एंड ऑप्शन डी था द बैंक्स प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम इट्स कोर बैंकिंग ऑपरेशन। अच्छा, सवाल क्या पूछ रहा है, ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। तो ब्रांच की बात की जा रही है ना, पर इंडिविजुअल बैंक्स में आप देखोगे एक एसबीआई बैंक है, इसके मल्टीपल ब्रांच होते हैं कि नहीं होते हैं ना, तो यही तो पूछ रहा है, बैंक के बारे में नहीं पूछ रहा है, ब्रांच के बारे में। तो इंडिविजुअल ब्रांच की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस परफॉर्मेंस होता है ऑफ ईच इंडिविजुअल ब्रांच, हर एक इंडिविजुअल ब्रांच के परफॉर्मेंस की बात यहां पर की जा रही है। हो सकता है एक ब्रांच रूरल एरिया में हो सकता है एक ब्रांच अर्बन एरिया में हो, तो दोनों के फुटफॉल में आपको काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो हर ईच इंडिविजुअल ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी की यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जा रही है। गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहां पे क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है, यही लिखा हुआ है। ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? चेक करना कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ईच ब्रांच इज मेकिंग। और बैंक यूज करती है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा ब्रांच ज्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है और कौन से ब्रांच में मुझे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए हम ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी को इवेल्युएट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है ना, यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। चलिए, गुड आरुषि, वेरी नाइस। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन था व्हाट इज द इक्वेशन यूज्ड टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे निकालना है। अब आपसे यहां पर फॉर्मूला पूछ रहा है कि बता दो भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉक्स। ठीक है, दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एसजी एंड ए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट। चलिए पोस्टमार्टम करते हैं इस सवाल का। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर्मूला क्या लिख रहा है यहाँ पे? रेवेन्यू माइनस कॉक्स। अच्छा मुझे बताओ, रेवेन्यू माइनस कॉक्स किसका फॉर्मूला होता है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ना कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। खत्म, पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। आइए दूसरे पे आते हैं। दूसरा आप देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से हम जब माइनस करते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। पहला वाला तो आपका गलत हो गया है। और इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई भी थी। अब याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। चलिए देखिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉक्स। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा है। जो आप बिजनेस को रन करने में जो डे टू डे खर्चे होते हैं ना, उसी को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है। जैसे कि आपका ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच में एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, ये सब क्या है? ये डे टू डे आपके बिजनेस को रन करने में जो बेसिक आपके खर्चे हो रहे हैं वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ठीक है ना? कंफ्यूज नहीं होंगे ना आप लोग? एसजी एंड ए क्या होता है? तो अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह सिर्फ ये भी लिख के आया है तो सेम ही है। ठीक, एक आखिरी है जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट गाइस कैसे निकालते हैं? तो जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें से जब हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और माइनस करते हैं जितने भी टैक्स है, अदर कंपोनेंट्स है, जब सबको माइनस कर देते हैं तो हमारे एक बैंक या बिजनेस का नेट प्रॉफिट हमको पता चलता है। एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मार्जिन। ये आपका बेस फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम्स में ना न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जैसे कि क्या पूछा जाता है? अब जैसे प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन सबसे पहले समझिए कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट को जब हम सेल से डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है। तो सवाल आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल के बताओ, ये सवाल पूछा जाता है। तो अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला पता होगा तो क्या आप ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। खत्म। ठीक है, ऐसे ही आपसे नेट प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है, ऐसे ही आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पूछा जा सकता है। और इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आई गेस मैंने अक्टूबर के क्लासेस में कराए हैं, और जो मैंने न्यूमेरिकल सेशंस लिए हैं आप लोगों के संडे स्पेशल क्लास में उसमें भी कराया है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहां तक बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत आ रही है तो? यस मैम, आपको याद है? दिव्या, वेरी नाइस, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ड्यू डिलिजेंस इन रिटेल लोन प्रोसेसिंग? जब भी हम किसी भी कस्टमर्स के लोन्स को की प्रोसेसिंग करते हैं तो ड्यू डिलिजेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ड्यू डिलिजेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। टू प्रमोट हाउसिंग लोन्स टू न्यू कस्टमर, टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ एप्लीकेंट डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी फॉर द लोन। ऑप्शन सी,
to increase the number of loan applications or to finalize the loan interest rate. तो भैया करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्यू डिलिजेंस हम क्यों करते हैं? वेरीफाई करने के लिए. क्या वेरीफाई करते हैं हम? एप्लीकेंट की ऑथेंटिसिटी, डिटेल्स को चेक करते हैं कि जो भी डिटेल्स एप्लीकेंट ने यहां पर भेजा है क्या वो जेन्यून है कि नहीं. अब कोई कस्टमर होम लोन ले रहा है, ठीक है, तो टाइटल इन्वेस्टिगेशन आप चेक तो करोगे ना कि उन्हीं के नाम पे ये प्रॉपर्टी है कि किसी और के नाम का है और ये आ गए हैं भाई साहब लोन लेने. तो आप यहां पर क्या करते हो? चेक करते हो ना, उनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करते हो. या अगर वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस बता रहा है तो प्रॉपर्टी वैल्यूअर से तो आप चेक करवाओगे ना कि क्या इन्होंने करेक्ट वैल्यूएशंस बताया है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो बोरोवर्स होते हैं ना, गलत प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस बताते हैं ताकि उनको हायर अमाउंट ऑफ लोन मिल सके. तो एज अ बैंक आपकी ड्यूटी क्या है? आप ड्यू डिलिजेंस करोगे, आप चेक करोगे राइट कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस करेक्ट है कि नहीं. और एलिजिबिलिटी हम चेक करते हैं. हर एक लोन की ना अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और हर बैंक के हिसाब से उनकी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड क्राइटेरिया होता है. तो सबसे पहले हम उसको चेक करते हैं. तो इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? यस मैम जी में, ठीक है, इसी को हम ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं. ओके गुड, काफी लोग आंसर्स कर रहे हैं. गुड गाइस गुड. आज चलिए आगे देखिए. तो वेरिफिकेशन हम क्या करते हैं? एप्लीकेशंस डिटेल को. अब जैसे मैंने आपको हाउसिंग लोन के केस में दिखाया है ना कि कुछ आपके चीजें होती है जो यहाँ पर चेक की जाती है आपके आइडेंटिफिकेशंस को चेक करने के लिए, राइट. वैसे ही व्हीकल लोन होता है. व्हीकल लोन के केस में भी क्या इनवॉइस कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द ऑथराइज्ड डीलर. और यहीं पे अगर एजुकेशन लोन लेते हो तो आपको क्या यहाँ पर चेक किया जाता है? वेरीफाई किया जाता है एडमिशन एंड फी डिटेल्स, ठीक है. तो सारी चीजें आपकी ड्यू डिलिजेंस में की जाती है. कुछ वेरिफिकेशंस के चेकलिस्ट भी होते हैं जो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है कि क्या क्या यहाँ पर आपसे और भी वेरिफिकेशंस कराए जाते हैं. तो इसी को ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, जहां पर हम ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं, आइडेंटिफिकेशंस के को चेक करते हैं, कस्टमर्स के, बेसिकली बोरोवर्स के, ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या हम लोग? गाइस किसी को भी कोई दुख दर्द है तो बताइए मुझे चैट सेक्शंस में. मैं आप लोगों के चैट्स भी देख रही हूं. विच डायमेंशंस ऑफ द सर्विस क्वालिटी रिलेट्स टू द पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द बैंक स्टाफ. अच्छा, हमने ना कुछ सर्विस क्वालिटी के बारे में पढ़ा था. कुछ आपने 8-9 सर्विस क्वालिटी पढ़ा होगा, ठीक है. अब इसमें से ना आपसे पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी सर्विस क्वालिटी है जो रिलेट करती है पोलाइटनेस से, रेस्पेक्ट से, ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द बैंक स्टाफ से. 4 ऑप्शन है: एम्पैथी, टेंजिबिलिटी, अश्योरेंस और रिस्पॉन्सिवनेस. एम्पैथी का क्या मतलब होता है? समझिए एम्पैथी का मतलब. यहाँ पे एम्पैथी का मतलब होता है कि हमको कस्टमर्स के शूज में उतर के उनको समझना होता है. यानी कि कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको उनको समझ के उस हिसाब का प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना होता है. दिस इज लाइक एम्पैथी, ठीक है, कि हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें. टेंजिबिलिटी का क्या मतलब होता है? कि हाउ थिंग्स लुक, कैसा दिखता है, ठीक है. जैसे मान लो आपने किसी भी कस्टमर्स को बैंक स्टेटमेंट दिया या क्रेडिट कार्ड का आप स्टेटमेंट दे रहे हो, तो ऐसा होना चाहिए वो जो रीडेबल फॉर्म में हो. अब ऐसा नहीं कि आप ऐसे ना अकाउंट्स के वर्ड्स यूज करो जो कस्टमर को समझ में ही नहीं आ रहा, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. वो आपको टेंजिबिलिटी के बारे में बताता है. रेस्पॉन्सिवनेस क्या होता है गाइस? रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कितनी क्विकली आप कस्टमर्स को रिस्पॉन्स कर रहे हो उनके क्वेरी रिगार्डिंग, ठीक है. तो ये रेस्पॉन्सिवनेस को बताता है. तो बचा कौन सा? एश्योरेंस. एश्योरेंस में क्या होता है? तो ये रिलेट करता है पोलाइटनेस, रेस्पेक्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द बैंक स्टाफ. तो कितना पोलाइटली आप कस्टमर से डील कर रहे हो, कितना रेस्पेक्टफुली उनसे बात कर रहे हो, कितना ज्यादा आप पे वो ट्रस्ट कर सकता है. तो बेसिकली आप कैसे उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हो, दिस इज ऑल अबाउट योर एश्योरेंस, ठीक है. तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हाँ ठीक है, ठीक है. कितनी, क्योंकि आप रिस्पॉन्स कर रहे हो. यस मैम, है ना. हाँ करेक्ट करेक्ट, सही जा रही है प्रिया. गुड, ठीक है. तो और भी काफी सारे आपके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जरा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. पहला टेंजिबल मैंने बता दिया है, एश्योरेंस मैंने बता दिया है, कॉम्पिटेंस, कर्टसी, क्रेडिबिलिटी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं. प्रोवाइड सॉल्यूशंस, यानी कि कस्टमर्स के क्वेश्चंस को, क्वेरीज को समझ के आप उनको क्विकली एक्नॉलेज करके उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं, वो भी बात की जाती है. एड्रेस क्वेरी, कैसे आप क्वेरी को एड्रेस कर रहे हो, क्या आप क्वेरी को एक्नॉलेज कर रहे हो, क्या आपसे कोई गलती हुई है तो क्या आप क्विकली रिस्पॉन्स कर रहे हो कि आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस सर या मैम,
है ना, तो उनकी क्वेरी को कैसे एड्रेस कर रहे हो, एम्पैथी मैंने बता दिया, रिलायबिलिटी की बात की जा रही है, तो क्या जो आप बोल रहे हो क्या आप वो काम कर रहे हो, यानी कि बैंक ने ये कहा कि 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो क्या सच में आपने जो कहा है वो कर रहे हो, क्या कस्टमर आप पे रिलाई कर सकता है इस बात के लिए। और इन केस 2 दिन के अंदर किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन नहीं होता है जिनसे आपने ये प्रॉमिस की है, तो क्या आप उनको अपोलोजाइज कर रहे हो, रीजन बता रहे हो कि क्यों डिले हो रहा है, तो दिस इज ऑल अबाउट रिलायबिलिटी। तो सर्विस क्वालिटी में कस्टमर आपसे इसकी भी डिमांड करता है ना, कि आप रिलायबल रहो, रिस्पॉन्सिवनेस मैंने बता दिया है, और लास्ट होता है वैल्यू। भैया हर किसी को वैल्यू चाहिए होती है, मुझे, आपको, सबको, तो क्या आप कस्टमर्स के टाइम की वैल्यू कर रहे हो, क्या आप कस्टमर्स जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या आप उसको वैल्यू कर पा रहे हो, तो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यू, ठीक है। तो कस्टमर आपसे ये एक्सपेक्टेशंस रखता है, जैसे आप मुझसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे होगे कि मैम जल्दी जल्दी बताओ, मेरे टाइम की बहुत वैल्यू है, तो डेफिनेटली मैं आपके टाइम की वैल्यू करते हुए ही फास्ट में आपको पढ़ा रही हूं, है ना, तो इसी को कहते हैं वैल्यू। चलिए, तो ये कुछ आपके सर्विस क्वालिटी होते हैं जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होती है अबाउट द सर्विस क्वालिटी फ्रॉम XYZ, फ्रॉम किसी पर्टिकुलर बैंक से। तो ये चारों पांचों जो भी आपके 8 नाम लिखे आपको याद रखना है, ये 8 नाम, ठीक है ना। इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है एश्योरेंस का, हो सकता है कल को रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी, एम्पैथी, कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए। चलिए, Which of the following is not an officially valid document as per the RBI KYC guidelines? जब केवाईसी होता है, केवाईसी कब होता है गाइस, जब आप अकाउंट वगैरह ओपन कराने जाते हो तो बैंक आपकी केवाईसी करती है, राइट। तो यहां पर ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहा है कि इन चारों में से आप मुझे ये बता दो कि ओवीडी कौन सा नहीं है, पासपोर्ट, डीएल जिसको ड्राइवरी लाइसेंस बोलते हैं आप, आधार लेटर इशूड बाय UIDAI या पैन कार्ड। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ओवीडी आपका पासपोर्ट होता है, ओवीडी आपका डीएल भी होता है, और ओवीडी आपका आधार लेटर जो UIDAI के साथ जो आपको पब्लिक इशू किया जाता है वो भी आपका होता है। तो कौन सा बच गया, पैन कार्ड। पैन कार्ड का इस्तेमाल कहां करते हो गाइस, जब आप इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हो, ITR फाइल करना होता है, तो उस केस में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, या कोई भी आपने लोन अकाउंट ओपन कराया है, ठीक है, या आपका कोई भी इंटरेस्ट 50,000 से या डिपॉजिट्स आपका 50,000 से ऊपर चला जाता है, तो उस केस में पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पैन कार्ड आपका ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहां बताइए कोई दिक्कत है तो। देखिए ऑफिशियली एक्सेप्टेड वैलिड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये आपका नाम लिखा हुआ है, पासपोर्ट है, डीएल है, वोटर आईडी कार्ड है, नरेगा जॉब कार्ड है, UIDAI लेटर्स है, एंड NPR है, ठीक है। तो ये सारे आपके ओवीडी होते हैं। जब आपकी केवाईसी की जाती है, अकाउंट ओपन की जाती है, तो इसमें से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स बैंक को प्रोवाइड कर सकते हो, इन सारे को एज अ ओवीडी एक्सेप्ट किया जाता है पैन। गुड 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 पुरुषोत्तम, वेरी नाइस, गुड, ठीक है। चलिए, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है गाइस, एक सेकंड दे दीजिए, हाँ ठीक है। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा एलिमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड बाय द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज टू बिल्ड क्रेडिट स्कोर। चैप्टर 7 में मैंने पढ़ाया था कि जब हम क्रेडिट स्कोर बनाते हैं, जैसे CIC कंपनी है कोई भी जो RBI के द्वारा रजिस्टर्ड आपके 4 CIC कंपनी है, जब वो आपके क्रेडिट स्कोर को बनाती है, ठीक है, तो कौन कौन सी चीजों को दिमाग में रख के आपके क्रेडिट रिपोर्ट को बनाया जाता है, इसके बारे में सवाल पूछा है। 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे। पहला है डिफॉल्ट्स ऑन द प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी पेमेंट हिस्ट्री, ऑप्शन सी प्रीवियस लोन इंक्वायरीज, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं कि ये हिस्टोरिकल जो आपका तीनों डेटा होता है ना, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपके क्रेडिट स्कोर को बनाया जाता है। तो ये 3 मेन पॉइंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा होते हैं, जिसके बेसिस पे CIC कंपनी आपके क्रेडिट स्कोर को बनाती है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो है प्रीवियस आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन अच्छा नहीं है, ठीक है, तो उसके हिसाब से जितना पुअर आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर गिरता चला जाएगा। पेमेंट हिस्ट्री आपकी चेक करता है, या प्रीवियस लोन, जितना फ्रिक्वेंटली आपने बार बार लोन के लिए इंक्वायरी की है उतना ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी चेक की जाती है एंड इसके बाद ही आपका क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। सब बढ़िया है, सब बढ़िया मैम, अच्छा गुड, सब बढ़िया है ना, बढ़िया ही होना चाहिए, एग्जाम एकदम पास आ चुका है,
ऐसे आएगा एग्जाम और चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। क्रेडिट स्कोरिंग क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल टूल्स होता है जो आपको हेल्प करता है एस्टिमेट करने में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रेडिट स्कोर होता है बेसिकली 300 से 900 के बीच में आपका क्रेडिट स्कोर होता है, ठीक है ना गाइस। तो अगर निडल जो है आपका 300 की तरफ ज्यादा जा रहा है, जैसे कि 300 है, 400 है, इस तरीके का है, 500 है, तो ये बड़ा ही पुअर क्रेडिट स्कोर माना जाता है। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं कि गुड क्रेडिट स्कोर किसको बोलते हैं, तो 700 से ऊपर जितना भी आपका स्कोर होता है इसको गुड क्रेडिट स्कोर बोलते हैं। और लोन्स लेने में इनको थोड़ा सा आसानी होती है, या क्रेडिट की फैसिलिटीज लेनी है तो आसान होता है, ठीक है। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर, जितना ज्यादा 900 की तरफ आपका निडल जाएगा, उतना बढ़िया आपको इजिली लोन मिल जाएगा। ये बेनिफिट्स होते हैं क्रेडिट स्कोर के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंसेशंस, इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह में भी आपको कंसेशंस मिल जाते हैं। और जितना 300 की तरफ निडल जाएगा उतना ही पुअर क्रेडिट स्कोर है, तो बैंक के लिए थोड़ा सा रिस्की हो जाता है इस तरीके के कस्टमर्स को लोन देना। तो बेसिकली जितनी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है, जब आपके क्रेडिट स्कोर को बिल्ड करती है, तो 3 मेन सोर्सेज होते हैं आपके हिस्टोरिकल डेटा के। इन तीनों का नाम आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है। पहला है डिफॉल्ट ऑन द प्रीवियस क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दूसरा है पेमेंट बिहेवियर और पेमेंट हिस्ट्री, और तीसरा है आपका प्रीवियस सर्चेस और प्रीवियस इंक्वायरीज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसी के हिसाब से आपकी क्रेडिट स्कोर बनती है, ठीक है ना। 100%। बताइए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि विच 3 डिजिट क्रेडिट स्कोर इंडिकेट्स द लो क्रेडिट वर्दीनेस। तो लो क्रेडिट वर्दीनेस के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन सा 3 डिजिट का क्रेडिट स्कोर है जो इंडिकेट करता है लो क्रेडिट वर्दीनेस को गाइस, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 300, 600, 700 और 500। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300, क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है ना वो 300 से 900 के बीच में होता है, ठीक है। आपका एक गुड जो क्रेडिट स्कोर होता है वो 700 को माना जाता है, ठीक है। अगर 700 से ऊपर है क्रेडिट स्कोर तो इट मींस यू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर, ठीक है। लेकिन अगर 700 से नीचे जाता है तो ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है 300, जो इंडिकेट करता है सबसे लो क्रेडिट वर्दीनेस को। 900 किसको इंडिकेट करता है? हाई क्रेडिट वर्दीनेस को, ठीक है। तो यही सवाल आपसे पूछ लिया गया था गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, टिक लगाएं, आगे बढ़े। सही है, चलिए। यहाँ पे सेम चीज आपको लिखी हुई है, कल भी मैंने ये चीज समझाई थी कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है। देखिए 3 डिजिट का आपका क्रेडिट स्कोर होता है, 300 से 900 के बीच में होता है, और अब अगर 700 है तो जनरली इसको हम गुड क्रेडिट स्कोर के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, आप इसको गो थ्रू कीजिएगा खुद से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैन एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बी गिवन ऑन अ सेविंग अकाउंट? क्या सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज देते हैं क्या? पहले बात तो ये समझिए कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता क्या है। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपके बैंक अकाउंट में जितनी मनी होती है उससे ज्यादा मनी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अकाउंट से मोर मनी इस्तेमाल कर सकते हो, उसे ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बोलते हैं। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी, चैप्टर नंबर 8, मैंने आपको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच का एक बेसिक डिफरेंस बताया था। क्या डिफरेंसेस बताए थे मैंने आपको कहा था कि करंट अकाउंट में सबसे पहली चीज मैंने बोला था कि कोई इंटरेस्ट हम नहीं देते हैं अपने कस्टमर्स को, राइट। सेविंग अकाउंट के केस में हम इंटरेस्ट रेट देते हैं बट लो इंटरेस्ट रहता है, ठीक। दूसरा मैंने बोला था कि करंट अकाउंट के केस में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है एज पर द गाइडलाइंस, ठीक है, अपने बैंक्स के गाइडलाइंस के हिसाब से। अगर आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट से ली है और आपने टाइमली अमाउंट को रीपे नहीं किया तो यहां पर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। लेकिन क्या सेविंग अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है? अब यही सवाल आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। यस विद स्पेशल परमिशन फ्रॉम द बैंक। ऑप्शन बी, नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज नॉट जनरली अलाउड ऑन अ सेविंग अकाउंट। ऑप्शन सी, यस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन डी, यस विद द अप्रूवल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई इसमें हम कोई भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं देते हैं इन केस ऑफ सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो यही आपका एक बेसिक डिफरेंस है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच में। और भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है अगर आप लोगों ने मेरा सेशन देखा होगा तो करंट अकाउंट हम किसको देते हैं गाइस? तो बिजनेस पर्पस के लिए हम देते हैं यहाँ पर, क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन्स होता है यहाँ पे, तो हम करंट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन से पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी है, चेक्स वगैरह से आप इजिली यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, चेक कलेक्शंस कर सकते हो, कोई इंटरेस्ट आपको पे तो नहीं किया जाता है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है यहाँ पे,
हायर मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है कंपेयर टू सेविंग अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम इसको बिजनेस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। पेनल्टी आपको लगती है अगर आप मेंटेन करके नहीं रखते हो मिनिमम एवरेज बैलेंस को। कोई भी फिक्स पीरियड नहीं है, तो आपको यहां पर कोई भी फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि कब तक आप अकाउंट को होल्ड करके रख सकते हो। जब तक मन करे तब तक होल्ड करके रखिए। केवाईसी रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपको डिपॉजिट और विड्रॉवल पे देखने को नहीं मिलता है। तो ये सारे किसके फीचर्स है गाइज? ये सारे करंट अकाउंट के फीचर्स है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम डेज फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी का आपको मिनिमम और मैक्सिमम डेज पूछ लिया है। चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 5 ईयर्स, मिनिमम 30 डेज, मैक्सिमम 10 ईयर्स, मिनिमम 40 डेज और मैक्सिमम नो लिमिट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, मैंने ये चीज आपको जब मैं आपको नवंबर 2024 के आई गेस क्वेश्चन करा रही थी तो सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिनिमम 7 दिन होता है गाइस और मैक्सिमम आपको 10 साल होता है, 120 मंथ, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए आपका मिनिमम और मैक्सिमम एफडी में क्या होता है, टाइम डिपॉजिट में, तो 7 दिन मिनिमम होता है। मिनिमम आप होल्ड करके रख सकते हो 7 दिन तक, और मैक्सिमम की बात की जाए तो 120 मंथ यानी कि 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेफ्ट के बारे में समझते हैं। नेफ्ट क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट? चार ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये सेम क्वेश्चन आपको नवंबर 2024 में भी देखने को मिला था। अब यकीन करोगे कि नहीं क्वेश्चंस रिपीट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। चलिए चार ऑप्शंस है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल एक्सचेंज फॉर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या न्यू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको नेफ्ट के बारे में बताना है। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको देखना है तो मैराथन सेशन में जाकर के देखिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है ना? यस मैम, ओके ओके ओके, गुड। ये चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, याद आ रहा है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है टू अलाउ द सिक्योर, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली फंड ट्रांसफर। तो एक प्लेस से दूसरे जगह अगर आपको सिक्योरली फंड ट्रांसफर करना है तो हम नेफ्ट, आरटीजीएस इन सब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यूज कौन करता है नेफ्ट? तो अकाउंट होल्डर तो यूज करता ही है, साथ के साथ नॉन अकाउंट होल्डर यानी कि जो वॉक इन कस्टमर होता है उनको भी हम इसकी फैसिलिटी देते हैं। लेकिन उनके लिए जो ट्रांजेक्शन में ना कुछ लिमिट होती है, अगर कैश ट्रांसफर किया जा रहा है तो अप टू 50,000 होगी, ठीक है। अब इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी भी आपको नेफ्ट में दिया जाता है। वन वे फैसिलिटी होता है, अगर कोई नेपाल का बंदा है इंडिया में आकर के जॉब कर रहा है तो अपनी फैमिली को पैसे तो भेजेगा ना, तो यहां से इंडिया से वो नेपाल पैसे भेज सकता है, लेकिन नेपाल से इंडिया पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, नेफ्ट के थ्रू। तो इंडो नेपाल रेमिटेंस में क्या है? वन वे का फंड ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम इंडिया टू नेपाल। लिमिट क्या होता है? 50,000 पर ट्रांजेक्शन। ये भी बता रखा है मैंने, बताया ना। अच्छा, कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट होती है क्या नेफ्ट की? तो आपको यहाँ पर कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। मिनिमम आप 1 रुपए भी नेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आरटीजीएस में आपको मिनिमम लिमिट 2 लाख की होती है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होता है। और नेफ्ट में ना तो मिनिमम है कुछ और ना तो मैक्सिमम होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। तो कैश बेस्ड ट्रांसफर कर रहे हो तो 50,000 आपका मिनिमम होता है, ठीक है। अब अगर आप डिजिटली ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग इसकी मदद से अगर नेफ्ट करते हो तो उनके सारे चार्जेस को आरबीआई के द्वारा रिमूव कर दिया गया है। नेफ्ट हमेशा बैचेस में होता है, हाफ एन आवर का आपका बैचेस होता है जिसमें मल्टीपल पर्संस के हम ट्रांजेक्शंस एक ही बार में करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ट्रांसफर कैसे करते हैं? मल्टीपल लोगों का बैचेस में किया जाता है। जैसे आरटीजीएस में क्या होता है कि इंडिविजुअली रियल टाइम पे इंस्टेंटली आपका मनी ट्रांसफर किया जाता है, बट नेफ्ट हमेशा नेटिंग या बैचेस में होता है। तो पहला बैच आपका 12:30 में स्टार्ट होता है और लास्ट बैच मिडनाइट में एंड होता है, ठीक है। सेटलमेंट की बात करें तो 2 घंटे के अंदर में इसका सेटलमेंट हो जाता है। बैच टाइमिंग सेटलमेंट की होती है। अगर फंड को क्रेडिट नहीं किया गया है तो विद इन 2 आवर्स आपके पैसे को वापस से क्रेडिट कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहां पर देखिए कि पेनल्टी भी होती है क्या बैंक के लिए? बिल्कुल, अगर डिले होता है नेफ्ट प्रोसेसिंग करने में तो बैंक को यहां पर पेनल्टी चार्ज लगती है, ठीक है। तो कितना होता है? तो जो भी बैंक का आरबीआई का रेपो रेट होगा प्लस 2% एक्स्ट्रा आपको डिले पीरियड के हिसाब से कॉम्पनसेशन बैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। मान लो 4% रेपो रेट है और प्लस 2% और उसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल 6% के हिसाब से आपको यहाँ पर कॉम्पनसेशन कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपका नेफ्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
वीडियो इज नॉट वर्किंग, वीडियो इज नॉट वर्किंग। अब वर्क करेगा क्योंकि पावर कट हो गई थी गाइस, ठीक है ना, अब काम करेगा, ठीक है। चलिए गाइस, पावर कट हो जाती है ना तो वीडियो इज नॉट वर्किंग। चलिए, तो ये आपका एनईएफटी के बारे में था, जो मैंने आपको 2024 का क्वेश्चन कराया था ना, नवंबर का, तब भी उसमें बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हेन इज एन एसेट क्लासिफाई एज अ लॉस एसेट। लॉस एसेट कब बोलते हैं हम किसी भी एसेट को? लॉस एसेट का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई भी वैल्यू ही ना हो, ठीक है। मार्केट में जब आप उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशंस कराने जाओ तो उसकी कोई वैल्यू ही ना निकल के आए, नेग्लिजिबल वैल्यू निकल के आए, उसे ही लॉस एसेट बोलते हैं। 4 ऑप्शंस है। If a realizable security value is less than 50% of the previously assessed value, ठीक है, या if a realizable security value less than 10% of the outstanding value, option C, the NPA has a remained as loss assets for more than 12 months, या both option number A और C। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? इसका होगा कि if the realizable security value is less than 10% of the outstanding value, तो उसको हम लॉस एसेट की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कोई पर्सन है जिसने अपने शॉप के लिए लोन खरीदा है, ठीक है, लोन लिया है, सॉरी, उस लोन का अमाउंट है 10 लाख रुपए, ठीक है। अब उसकी ओरिजिनल जो सिक्योरिटी की वैल्यू है, ओरिजिनल सिक्योरिटी की वैल्यू यानी कि जो शॉप है उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, मान लीजिए यहां पर 8 लाख रुपए का है, ठीक है। अब क्या हुआ है, मार्केट में इस शॉप की ओरिजिनल जो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू थी वो ड्रॉप हो गई है। तो ड्रॉप होकर के कितनी हो गई है? 80,000 रुपए, 80,000 हो गया है। यानी कि अगर आप इसका 10% निकालोगे तो 10% से भी कम आपको जो सिक्योरिटी है लोन अमाउंट का 10% भी आपका वैल्यू रिकवर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉस एसेट बोलते हैं। कि किसी पर्सन ने 10 लाख का लोन लिया, उसकी ओरिजिनल सिक्योरिटी की वैल्यू थी 8 लाख जो उसने एज अ सिक्योरिटी बैंक को दिया। नाउ कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये जो ओरिजिनल सिक्योरिटी थी जिसका उसने 8 लाख वैल्यूएशन बताया था, ड्रॉप होके 80,000 हो गया। तो लोन अमाउंट उसने कितना लिया था? 10 लाख का लिया था। अब भाई जब बैंक ने देखा कि वो जो सिक्योरिटी थी उसका तो दाम ही गिर के 80,000 हो गया, यानी कि 10%, जो 10 लाख लोन अमाउंट लिया गया उससे भी लो, 10% से भी गया गुजरा, यहां पर उसको ओरिजिनल सिक्योरिटी की वैल्यू मिल रही है। तो क्या हुआ? इसको नेग्लिजिबल ही तो बोलोगे, लॉस एसेट ही तो बोलोगे। अब इस 80,000 से आप 10 लाख को कैसे भरपाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसी को लॉस एसेट बोलते हैं। तो इफ द रियलाइजेबल सिक्योरिटी वैल्यू लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो आपका लोन अमाउंट होता है उसको बोलते हैं, 10% से कम है तो उसको लॉस एसेट बोलेंगे। हाँ या ना? यहां तक बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है तो? नाउ सही है। लाइट कट गई थी गाइस, ठीक है। आइए कुछ और डिटेल्स जानते हैं एसेट क्लासिफिकेशन में। तो एनपीए को ना 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन कि किस तरीके का उनका एनपीए परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो पहला होता है सब स्टैंडर्ड, दूसरा होता है डाउटफुल और तीसरा होता है लॉस एसेट। तो सब स्टैंडर्ड एसेट्स में क्या होता है कि वो ऐसा एसेट्स जिसका अमाउंट एनपीए हो गया है और वो लेस देन इक्वल्स टू 12 मंथ तक वो अमाउंट एनपीए है, ठीक है, तो उसको सब स्टैंडर्ड बोलते हैं। डाउटफुल एसेट्स में क्या होता है? एनपीए का अमाउंट अगर ग्रेटर दिन हो गया है 12 महीने से ज्यादा हो गया है और अकाउंट एनपीए है तो वो डाउटफुल एसेट कैटेगरी में जाता है। उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 एंड डाउटफुल 3। तो एनपीए अगर अप टू 12 महीने तक अगर एनपीए हो रखा है, यानी 1 साल तक एनपीए हो रखा है, तो उस केस में वो पहले कैटेगरी में जाता है। अगर एनपीए 12 महीने से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी 3 साल से कम है तो वो पीरियड में डाउटफुल 2 में जाता है। अगर एनपीए 3 साल से ज्यादा हो गया है, अकाउंट एनपीए है, तो वो डाउटफुल 3 कैटेगरी में जाता है। अब एक आखिरी जो आता है जिसको हम लॉस एसेट बोलते हैं, तो ये ऐसा एसेट है जिससे आप रिकवर ही नहीं कर सकते हो किसी अमाउंट को, जिसको हम बोलते हैं नेग्लिजिबल वैल्यू, ठीक है। तो उसी के बारे में आपसे सवाल पूछा था। तो यहां पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं कि अगर रियलाइजेबल सिक्योरिटी की वैल्यू लेस देन 50% होती है प्रीवियसली असेस्ड वैल्यू से, तो उसको हम डाउटफुल एसेट कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि सेम ही एग्जांपल लेंगे कि लोन अमाउंट मान लीजिए 10 लाख रुपए का है, ठीक है, और ओरिजिनल जो सिक्योरिटी की वैल्यू है वो 8 लाख की है, ठीक है ना। अब क्या हुआ? प्राइस ड्रॉप हुआ, जैसे देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग का 10% अगर गिर गया, ठीक है,
10% आउटस्टैंडिंग का गिर गया तो वो किस में चला जाएगा, लॉस एसेट कैटेगरी में चला जाएगा। यही सवाल पूछा था आपसे एग्जाम में। तो अभी अगर आपसे लॉस एसेट पूछा है तो कल को आपसे डाउटफुल एसेट पूछ सकता है, तो दोनों ही आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? नो डाउट, नो डाउट एट ऑल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the time frame within which the position notice must be published in a two leading newspaper as per the SARFAESI Act 2002? मैंने आपको बताया था कि जब हम सरफेसी एक्ट के केस में पोजीशन की नोटिस देते हैं, ठीक है, कस्टमर्स को, जिसने भी हमसे अमाउंट बोरो किया था और अकाउंट एनपीए हो रखा है उसका, तो उसको ना दो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में हम उसको पब्लिश कराते हैं। तो कितने दिन के अंदर कराते हैं? और दो लीडिंग न्यूज़पेपर में से ना एक आपका वर्नाकुलर लैंग्वेज में होता है। वर्नाकुलर का क्या मतलब होता है? आपके लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 30 दिन, 10 दिन, 7 दिन, या कोई भी स्पेसिफिक टाइम पीरियड ही नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 दिन गाइस। 7 दिन के अंदर आपको पब्लिश करना होता है इसको, ठीक है। ऑल गुड। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं यही चीज आपको लिखी है, दो लीडिंग न्यूज़पेपर जिसमें से एक वर्नाकुलर लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में होता है, और विद इन 7 डेज के अंदर आप बोरोवर को जो है ये सारी चीजें नोटिस देने के बाद इसको पब्लिश कर देते हो न्यूज़पेपर में, ठीक है ना। चलिए, what is the maximum amount of recovery account that can be referred to the लोक अदालत for the settlement? हम लोक अदालत के पास जाते हैं सेटलमेंट कराने के लिए, है ना। तो लोक अदालत के केस में आप देखोगे ना म्यूचुअल अग्रीमेंट कराया जाता है, म्यूचुअल सेटलमेंट, यानी बैंक की भी सुनी जाती है, बोरोवर की भी, और दोनों को बीच में लाया जाता है, म्यूचुअल अग्रीमेंट यहां पे कराया जाता है। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट तक अगर एनपीए हो रखा है अकाउंट, तो आप लोक अदालत के पास जा सकते हो। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 20 लाख। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम अमाउंट रिकवरी के लिए अगर अप टू 20 लाख है तो आप जा सकते हो लोक अदालत के पास। 20 लाख से ज्यादा जाता है तब कहां जाना होता है आपको? डीआरटी के पास जाते हो, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर ये जो लोक अदालत है ना, आपको रिकवरी होता है लोक अदालत के थ्रू आपको रिकवरी कराई जाती है। वन ऑफ द फास्टेस्ट, इजीएस्ट और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है इसको, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे अगर लोक अदालत ने फाइनल डिसीजन दे दिया है तो उसको सिविल कोर्ट के डिसीजन के बराबर माना जाता है। तो इसके बाद ये जो आपका अवार्ड होता है, यानी कि ये जो डिसीजन होता है फाइनल और बाइंडिंग होता है, यानी कि जितने भी पार्टीज हैं, बोरोवर, बैंक, दोनों को ही इसको फॉलो करना होता है। कोई भी अपील आप नहीं कर सकते हो अगेंस्ट द लोक अदालत अवार्ड, यानी कि लोक अदालत ने अगर फाइनल डिसीजन सुना दिया तो इसके बाद आप कहीं अपील नहीं कर सकते हो। एलिजिबल केसेस कौन से होते हैं? चाहे वो प्री लेजिटिमेट हो या सूट फाइल केसेस हो, दोनों के केस में रिकवरी अमाउंट जो है एक्सीड नहीं करना चाहिए 20 लाख से ज्यादा। तो मैक्सिमम क्या हो गया यहाँ पे? 20 लाख ही तो हो गया। यही सवाल पूछा था आपसे, बताएं यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो गाइस बताइए। वेरी नाइस प्रिया, डीआरटी, गुड 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 गोइंग गाइस। अच्छा, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, सिक्योरिटाइजेशन फॉलो द 2 स्टेजेस प्रोसेस। 2 स्टेज की प्रोसेसिंग होती है सिक्योरिटाइजेशन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट बोथ स्टेजेस? तो दोनों स्टेजेस को कौन Hi guys, give me a second. चलिए परफेक्ट, ठीक है। नाउ ठीक है ना? अब मुझे बताएंगे आवाज वगैरह आ रही है परफेक्टली कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आपका क्वेश्चन था सिक्योरिटाइजेशन के बारे में, 2 स्टेजेस के बारे में पूछा गया है। तो आपको बताना है कि करेक्ट आंसर अभी सही है। हाँ ठीक है, ओके। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। पहला होता है सेल ऑफ द एसेट्स टू इन्वेस्टर्स एंड द रीपेमेंट टू द बोरोवर। ऑप्शन बी है परचेज ऑफ द लोन्स एंड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू एनपीएस। ऑप्शन सी सेल ऑफ द एसेट्स टू स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड रीपैकेजिंग इनटू अ ट्रेडेबल सिक्योरिटी। एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो 2 स्टेजेस जो होते हैं ना, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा 2 करेक्ट है। तो गाइज आपके लिए तो बड़ा ही आसान गया है बताना कि 2 कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि सबसे पहले हम एसेट्स को सेल करते हैं इन्वेस्टर्स को एंड रीपेमेंट करते हैं टू द बोरोवर। ये आपका सेकंड स्टेज होता है। पहला स्टेज क्या होता है? हम एसेट्स को सबसे पहले सेल करते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल को एंड देन इसको रीपैकेजिंग करते हैं इन द ट्रेडेबल सिक्योरिटी। तो ये 2 आपके स्टेजेस होते हैं।
तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर देख सकते हैं दो तरीके के होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं। पहले तो हम ट्रांसफर करते हैं, तो जो भी एसेट्स होता है उसकी बंडलिंग करके पूलिंग करके हम स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर करते हैं अपने एसेट्स को। एसेट को ट्रांसफर करने के बाद अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है, यहाँ पर रीपैकेजिंग करता है उसकी, और रीपैकेजिंग करने के बाद थर्ड पार्टी इन्वेस्टर्स को आपके सारे के सारे जो लोन्स की पूलिंग थी वो सेल कर दी जाती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका दो प्रोसेसिंग होता है, उसी को मैंने नीचे आपको लिख दिया है। स्टेज 1 क्या होता है एंड स्टेज 2 क्या होता है। सेल ऑफ द सिंगल और अ पुल ऑफ द एसेट्स टू एसपीवी for immediate cash payment, and stage 2 repackaging and selling of the securities representing claims on the future cash flow to the third party investors through a tradable debt instrument। ठीक है, तो ये दो स्टेजेस होते हैं, यही आपको सवाल पूछा था। तो बेसिक आप लोग को बस याद रखना है कि पहले हम ट्रांसफर करते हैं एसेट्स को टू एसपीवी एंड देन उसकी रीपैकेजिंग एंड सेल की जाती है, खत्म। यही दो आपका स्टेज है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्वेश्चन पूछा है द ह्यूमनिस्टिक फैक्टर अफेक्टिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ MIS इन अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस आर। अब इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन नवंबर में भी कराया है और आई गेस मई में भी कराया है। सेमी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स के बारे में पूछा है कि कौन सा फैक्टर जो है अफेक्ट करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ MIS का, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा है आपका एक्यूरेसी इन डेटा कलेक्शन प्रोसेस, दूसरा है एडिक्वेट एजुकेशन ऑफ द यूजर्स, तीसरा है लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजर्स एंड यूजर्स इन द सिस्टम डिजाइन, ऑप्शन डी है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। अच्छा, यहां पर क्या पूछ रहा है? जो अफेक्ट करता है, अफेक्ट करने का मतलब निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा होगा, राइट? तो अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो क्या लिखा है? एक्यूरेसी इन डेटा कलेक्शन प्रोसेस। ये गलत हो जाएगा, अगर इनएक्यूरेसी इन डेटा कलेक्शन होता तो हम उसको ह्यूमनिस्टिक फैक्टर बोलते। ठीक है, ऑप्शन बी देखिए ये भी गलत है, एडिक्वेट एजुकेशन ऑफ द यूजर्स, तो ये तो कोई इशू हुआ नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी पे आइए, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजर्स एंड द यूजर इन द सिस्टम डिजाइन, बिल्कुल ही करेक्ट है। तो यही ऑप्शन सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब यहाँ पर MIS को डिजाइन किया जाता है एंड उस वक्त मैनेजर और जो भी यूजर कौन होता है? बैंक के एम्प्लॉय के बारे में बात किया जा रहा है, अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जब सिस्टम डिजाइन किया जाता है तो आपको ह्यूमनिस्टिक फैक्टर्स के इश्यूज देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, गुड, काफी सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, तीन तरीके के आपको इश्यूज देखने को मिलते हैं जब MIS को डिजाइन किया जाता है। एक होता है आपका ह्यूमनिस्टिक फैक्टर, जिसके बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूं। दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, ठीक है, एंड तीसरा कौन सा होता है? ऑर्गेनाइजेशनल, ये भी मैं बता रखी हूं आपको, है ना? ये मे का क्वेश्चन करा रही थी तो डिटेल में वहां बताया था। ठीक है, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी था। बाकी मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आपके चैप्टर का नाम है, राइट? तो उसमें आपके पास एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मैंने स्टेज दिखाया था। ठीक है, 4 स्टेजेस होते हैं, इसमें से एक ऐसा स्टेज है जो आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का स्टेज नहीं होता है गाइस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सपेंशन और मैच्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एक्सपेंशन इज द करेक्ट आंसर। तो कौन सा 4 होता है? एक तो आपका होता है पहला स्टेज जिसको हम इंट्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं, दूसरा होता है ग्रोथ स्टेज, तीसरा होता है मैच्योरिटी स्टेज एंड लास्ट वन इज द डिक्लाइन। ठीक है, तो ये 4 आपके स्टेजेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट से। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम क्या देखते हैं कि 4 तरीके के स्टेजेस होते हैं गाइस। देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मैच्योरिटी एंड लास्ट वन इज द डिक्लाइन फेज। तो यहां पर इंट्रोडक्शन फेज में आपको कस्टमर का परसेप्शन कैसा देखने को मिलता है? तो ये वो स्टेज होता है जहां पर आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है, तो इसी को इंट्रोडक्शन फेज बोला जाता है। तो यहां पर कस्टमर्स ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, आपके प्रोडक्ट से रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि ज्यादा उनको अवेयरनेस नहीं होती है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आपको सेल्स भी लो देखने को मिलता है और रेवेन्यू भी आपको यहाँ पर
ना के बराबर। आप समझो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस ही देखने को मिलता है इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोथ स्टेज वो स्टेज होता है जहां पर आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत अवेयरनेस यहाँ पर कस्टमर्स को होना स्टार्ट होता है, तो आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट्स को लेना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कस्टमर। अब जो सेल्स है धीरे धीरे पीक पे आ रहा है, ठीक है। और यहां पर रेवेन्यू क्या होती है, तो रेवेन्यू ब्रेक इवन होता है। ब्रेक इवन का क्या मतलब है, ना तो आपको बहुत ज्यादा यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, ना ही तो नुकसान हो रहा है, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट है और जो भी आपने कॉस्ट लगाया था दोनों यहां पर बराबर होते हैं, तो ना तो लॉस है ना तो फायदा है, ठीक है। इसी को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। फिर आता है एक मैच्योरिटी स्टेज होता है। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की रीच वाइड कस्टमर्स तक पहुंच चुकी है, जहां तक कस्टमर बेस आपको बनाना चाहिए वहां तक प्रोडक्ट जा चुका है। तो अब सेल्स की वॉल्यूम कैसी हो रही है, पीक पे जा रही है, सेल्स वॉल्यूम हाई हो रही है। तो रेवेन्यू कैसी आएगी, तो जो भी आपने कॉस्ट लगाया था उससे ज्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट अर्न होता है। फिर लास्ट स्टेज जो आता है ना उसको हम डिक्लाइन स्टेज बोलते हैं। अब यहां पर क्या होता है, क्योंकि आपने ये प्रोडक्ट जब लॉन्च किया था तो आपको पता ही है कि कॉम्पिटिटर बैठे हैं, है ना, आपसे बेहतर प्रोडक्ट्स देने के लिए। तो अगर आप इस स्टेज पे, फोर्थ स्टेज पे अपने प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं कर रहे हो, उसमें आप वैल्यू एडिशंस नहीं डाल रहे हो, या आप टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो आपका डिक्लाइन स्टेज आ जाता है, जहां पर आपसे ज्यादा दूसरे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को पसंद आने लगते हैं और यहीं से आपके कस्टमर्स टूटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे कि आपका ये सेल्स का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, क्योंकि आपने कोई इनोवेशन से नहीं किया है। हर कस्टमर चाहता है कि उसको एक ईज मिले, एक फ्लेक्सिबिलिटी मिले, तो अगर आपके प्रोडक्ट में उसको नहीं दिखेगा तो ऑफकोर्स वो लुकिंग फॉर द कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो ये आपका यहां पर रेवेन्यू भी कैसी हो जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है। तो ये आपका डिक्लाइन स्टेज होता है। अच्छा, डिक्लाइन स्टेज आता क्यों है, तो या तो आपने मार्केटिंग सही तरीके से नहीं की होगी, या प्रोडक्ट के फीचर्स सही तरीके से आपने नहीं अपग्रेड किया होगा, या आप ऑब्सोलीन यानी कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होगे। जैसे अभी नया टेक्नोलॉजी है तो आप नया का इस्तेमाल करोगे ना, रेदर देन आप ऑब्सोलीन कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। अब कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं गाइस कि इंट्रोडक्शन फेज में ही उनका डिक्लिनेशन हो जाता है, तो कुछ प्रोडक्ट्स तो यहां तक भी नहीं पहुंचते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 स्टेजेस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ना ज्यादा प्रॉफिट ना, हाँ सही जवाब, ना ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा नुकसान। अच्छा, फॉर अ कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट or debit card transactions in India, no PIN is required if the transactions amount is up to। एक मैंने आपको कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था, ठीक है। तो कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, कोई कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो उस केस में कितना अमाउंट तक आप ट्रांजेक्शन करोगे तो पिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। 4 ऑप्शन है, 1000, 2000, 5000 या 10,000। तो 5000 गाइस, 5000 कॉन्टेक्टलेस अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो पिन का रिक्वायरमेंट आपको नहीं होता है अगर 5000 तक ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। जैसे ही 5000 से ऊपर चला जाता है तो आपकी पिन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि फास्टर वे होता है जिसमें आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हो 5000 तक, ठीक है। कॉन्टेक्टलेस है तो कार्ड इंसर्ट करने की जरूरत इसमें नहीं होती है, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन या रेडियो वेव टेक्नोलॉजी के थ्रू ये काम करता है, ठीक है ना। तो ये आपका कॉन्टेक्टलेस कार्ड होता है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज। अगेन चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन से होते हैं, फी बेस्ड कौन से होते हैं, नॉन फंड बेस्ड कौन से होते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, सारे का मैंने एक आपको लिस्ट प्रोवाइड किया था, अभी भी दिखा दूंगी मैं आपको, उसको एक बार याद कीजिएगा। 4 ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, चेक कलेक्शन, बैंक गारंटी या ऑटो लोन। तो ये ऑटो लोन क्या है, ये ऑटो लोन तो कोर प्रोडक्ट होता है ना गाइस, कोर प्रोडक्ट है, ठीक है। यहां से रेवेन्यू जनरेट होती है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड आपका अदर में आ जाता है, ठीक है, अदर आपका प्रोडक्ट्स में आता है। चेक कलेक्शंस आपके किस में आते हैं, ये भी आपके ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होता है, दिस इज योर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। बैंक गारंटी किस में आ जाएगा, तो बैंक गारंटी आपका नॉन फंड बेस्ड सर्विसेज होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए जरा देखिए यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए रेमिटेंस सर्विसेज यहां पर दिया हुआ है, कौन कौन से रेमिटेंस सर्विसेज होते हैं। रेमिटेंस का क्या मतलब होता है, जब हमको मनी ट्रांसफर करना पड़ता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, तो हम रेमिटेंस सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया, बैंकर चेक्स हो गया, दो ये सब आपके ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है और नया मेथड कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना।
फिर आता है फी बेस्ड। फी बेस्ड में आप देखो चेक कलेक्शंस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। फी बेस्ड हो गया, सेफ डिपॉजिट जो अभी मैंने दिखाया था, चेक कलेक्शंस वगैरह, ये सारे ऑगमेंटेड है, फी बेस्ड है बेसिकली, ठीक है। तो सेफ डिपॉजिट लॉकर है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है। नॉन फंड बेस्ड में कौन आता है आपका, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड को एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। और लास्ट जो आते हैं थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, उसमें कौन कौन आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, एसजीबी आ गया, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, दीज ऑल आर द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट। तो ये चीज तो मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के बारे में बात किया जा रहा है। वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ, ये किसका इनिशिएटिव है गाइस, एनपीसीआई। नवंबर में भी सेम टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन, बोथ ए एंड बी, या नीदर ए नॉर बी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर तो आप लोग बहुत आसानी से बता दोगे, क्या होगा करेक्ट आंसर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो ये किसका इनिशिएटिव था गाइस, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब कुछ लोग जाएंगे और नीदर ए नीदर बी लगा के आएंगे, ये नहीं करना है, देखना है, पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाइए यहां से, ठीक है। कब स्टैब्लिश किया गया था, 2008 में। किसका इनिशिएटिव है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन का है। क्यों बनाया गया था, क्यों स्टैब्लिश किया गया था, ताकि एक यूनिफाइड यहां पर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को इंडिया में लाया जा सके, इसके लिए। तो एक तरीके का ये अम्ब्रेला है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहां से आप पेमेंट्स वगैरह इजीली कर पाते हो, इफिशिएंटली कर पाते हो, ठीक है। तो एनपीसीआई का काम क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन भारत क्यूआर का इस्तेमाल करके, रुपए का इस्तेमाल करके, आईएमपी, ये सारे डेवलप किसके द्वारा किए गए, एनपीसीआई के द्वारा। एईपीएस हो गया, बीबीपीएस हो गया, सीटीएस है, यूपीआई, इसका यूज करके अगर ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो एनपीसीआई क्या करता है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है कि इफिशिएंटली और सिक्योरली ट्रांजैक्शंस हो पाए, ठीक है। तो ये ऑपरेट करता है, मैनेज करता है इंडिया के रिटेल पेमेंट को एंड द सेटलमेंट सिस्टम, इंश्योरिंग सिक्योर, एफिशिएंट एंड इनोवेटिव पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो ये होगा आपका एनपीसीआई। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। आज थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन आज करने हैं और सारे कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा रखा है। तो ये आखिरी मई 2023 के क्वेश्चन, अब इसमें भी थोड़ी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी। बताओ पढ़ाना पड़ेगा क्या मुझे, करेक्ट है ना। चलिए रिवाइज कीजिए फटाफट। Which section of the Income Tax Act provide deduction for the medical insurance premium? मैं आपको जब चैप्टर नंबर 25 पढ़ा रही थी टैक्स प्लानिंग, ठीक है, तो उसमें हमने बात किया था अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 80C हमारे पास अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स भी होते हैं। तो जिसमें से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कौन सा सेक्शन बोलता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में आप अपने टैक्स डिडक्शंस को क्लेम कर सकते हो, 80C, 80D, 80E या सेक्शन नंबर 24। तो मैंने तो बोल दिया आपको कि अपार्ट फ्रॉम 80C, तो 80C होने से रहा। अब आपके पास 3 ऑप्शंस बचे हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है 80D, ठीक है। मेडिकल के लिए कहां पे आप क्लेम कर सकते हो, सेक्शन 80D के तहत आप जो भी आपका डिडक्शन है, टैक्स डिडक्शन, उसको क्लेम कर सकते हो। अच्छा 80E में क्या होता है और सेक्शन 24 में क्या होता है, कोई बताएगा मुझे। आप लोग तो कुछ बताओगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। 80 आपका एजुकेशन लोन पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसका आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, तो ये आपको याद रखना है। और सेक्शन 24 जो आपका लिखा हुआ था वो होम लोन के इंटरेस्ट पे जो भी आपका डिडक्शन होता है उसको क्लेम कर सकते हो। तो कितना अमाउंट तक क्लेम कर सकते हो, तो 2 लाख तक का आप यहां पर अमाउंट को क्लेम कर सकते हो। सेक्शन 80EE भी आता है गाइस, जो कि एडिशनल होम लोन के इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। तो कितना एडिशनल अपार्ट फ्रॉम 2 लाख आप कितना यहां पर क्लेम कर सकते हो एज पर द सेक्शन 80EE, तो वो होता है 50,000, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपको एडिशनल होम लोन इंटरेस्ट दिया जाता है ना सेक्शन 80EE के सेक्शन 80EE के तहत, तो इसमें आप अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हो तो ही आपको ये एडिशनल होम लोन की बेनिफिट मिलती है, ठीक है। ये मैंने आपको एडिशनल चैप्टर में पढ़ाया था, तो ये मत भूलिएगा कि ये जो होता है आपका फर्स्ट टाइम अगर आप होम बायर हो, फर्स्ट टाइम होम बायर हो, उस केस में होता है। ये एडिशनल चैप्टर्स में भी है, ठीक है ना गाइस। चैप्टर नंबर 28 पूरा इसी सेक्शन से भरा हुआ है, होम लोन से, वहां पे मैंने आपको पढ़ाया था। बताइए यहां तक किन्हीं को दिक्कत है। अब ये जितने भी आपके टैक्स है, अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स है, इसको याद रखिएगा। 80D में क्या होता है, 80E में क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 24 किसके बारे में बात कर रहा है, सेक्शन 80EE किसके बारे में। तो ये 3-4 ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
गुड गुड, काफी सारे लोग आंसर्स कर रहे हैं, आप लोगों को याद है, विच इज अ गुड थिंग। एज पर द आरबीआई गाइडलाइन द मैक्सिमम कैश विड्रॉवल लिमिट एट पॉश टर्मिनल इन टीयर 1 एंड टीयर 2 सेंटर इज। पॉश टर्मिनल, पॉश मशीन होता है ना जिससे आप मर्चेंट को ट्रांजेक्शन करते हो, ट्रांसफर करते हो अमाउंट को, है ना, पॉश मशीन देखा है आप लोगों ने। चलिए उसी की बात कर रहा है। तो अगर टीयर 1 या टीयर 2 सेंटर है तो आपको बता दूं मैं कि पॉश मशीन से आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके टीयर 1 और टीयर 2 का पूछा है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट यहां पर कैश विड्रॉ कर सकते हो एज पर आरबीआई गाइडलाइन, 500, 1000, 2000 या 5000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, बता दो, 1000, ठीक है। अब यहीं पे आपसे पूछ लेता कि टीयर 3 से लेकर के टीयर 6 तक के लिए बता दो कि क्या मैक्सिमम कैश विड्रॉवल होता है यहां पे यूजिंग पॉश मशीन, तो इसका करेक्ट आंसर 2000 होने वाला था, ठीक है। अच्छा चलिए आइए, दो तरीके के आपको पॉश मशीन देखने को मिलते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर और एक होता है डायल-अप टर्मिनल्स, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम ऑफ अगर ट्रांजेक्शंस करने होते हैं, जैसे कि आप बड़े बड़े शॉप में जाओगे ना, किसी भी आप शॉप में जाओगे तो आपको इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर टाइप का आपको क्या मिलता है, पॉश मशीन मिलता है, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ये आपका टेलीफोन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें ऑथराइजेशंस, बैंक से ऑथराइजेशंस की रिक्वायरमेंट होती है डायल-अप में। तो छोटे छोटे शॉप्स के पास आपको ये डायल-अप टर्मिनल वाले पॉश मिलते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही इसमें प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। ऑनलाइन आपकी इंस्टेंटली पैसे कटते हैं और ऑफलाइन में जब वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी में आते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, उसके बाद ही आपका यहाँ पर स्टोर करके बस रखा जाता है चीजों को, ठीक है। कैश विड्रॉवल लिमिट्स आपको यहाँ पर दिए हुए अलाउ होता है, टीयर 1 टीयर 2 के लिए 1000 है, और आपका टीयर 3 से लेकर के टीयर 6 तक अगर हो तो पॉश मशीन से कितना विड्रॉ कर सकते हो, 2000, ठीक है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है, ऑल गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। द मैक्सिमम टोटल ट्रांजेक्शंस लिमिट पर डे फॉर वन बैंक अकाउंट इन द भीम ऐप। भीम ऐप से पूछ रहा है आपको मैक्सिमम टोटल ट्रांजेक्शन लिमिट कितना होता है, ठीक है। 10,000, 20,000, 40,000 या 1 लाख। पहले 40,000 था, ठीक है, उसको नाउ अब एक्सटेंड कर दिया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। तो अभी क्या मैक्सिमम लिमिट है, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना कि मैम 40,000, मैकमिलन बुक में 40,000 है, तो वो बहुत पुरानी बुक है, ठीक है। अभी अपडेटेड वर्जन देखना है आपको, पुराना नहीं पढ़ना है। कुछ चीजों में अगर अपग्रेड किया गया है, अपडेट किया गया है डेटा को, तो आपको अपडेटेड डेटा को पढ़ना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी भीम ऐप के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, दोबारा रिपीट तो करूंगी नहीं मैं, आप बाकी सारी डेटा यहां पे देख सकते हो। चलिए आगे चले। SBI self-service kiosk that allow customer to update and print their passbook using barcode technology are called। ये आपका चैप्टर नंबर 13 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि SBI ने एक सेल्फ सर्विस कियोस्क को लॉन्च किया है, ठीक है, जिसमें आप कस्टमर, बीइंग अ कस्टमर, खुद से अपडेट कर सकते हो और खुद से प्रिंट कर सकते हो अपने पासबुक को यूजिंग बारकोड टेक्नोलॉजी। क्या नाम है उसका, जो कियोस्क सेल्फ सर्विस मोड पे SBI के द्वारा लाया गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ई पासबुक, स्वयं, SIA या स्मार्ट टेलर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है स्वयं, ठीक है। और SIA क्या है, तो SBI का इंटेलिजेंस असिस्टेंट है। ये क्या है आपका, ये चैटबॉट है। तो नाम तो दोनों ही याद रखने हैं आपको, ठीक है। और भी नाम्स मैं आपको दिखा देती हूं, अभी स्क्रीन पे और भी नाम्स मैं आपको बता देती हूं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आपको मैं बता दूं कि SBI के द्वारा क्या क्या लाया गया है, क्या क्या लॉन्च किया गया है। तो एक चैटबॉट है, ठीक है, जो कि आपका इंटेलिजेंट बैंकिंग असिस्टेंट है। क्या नाम है उसका, SIA, यानी कि SBI इंटेलिजेंस असिस्टेंट के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा पासबुक अपडेशन कियोस्क है, जिसका नाम क्या है, स्वयं नाम है, ठीक है। एक और कोड फॉर बैंक लॉन्च किया गया है SBI के द्वारा, जिसका नाम है हैकेथॉन, ठीक है। अब बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक ने भी एक चैटबॉट डेवलप किया है, जिसका नाम है ईवा, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये आपको 2-3 नाम ऐसे हैं जो याद रखने हैं, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ज्यादातर SBI से पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको दोनों ही याद रखने हैं, ठीक। यहां तक बताएं, यहां तक कोई दुख दर्द है तो बताइए, वरना आगे चलते हैं। स्वयं, गुड प्रिया, गुड गुड गुड। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है
और मई 2023 के पीवाईक्यू का भी आखिरी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कमिटमेंट ऑफ अ मेंबर बैंक्स टू द कस्टमर। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा की कमिटमेंट है ऑफ अ मेंबर बैंक्स टू अ कस्टमर। जब मैं आपको चैप्टर नंबर 21 पढ़ा रही थी BCSBI, ठीक है, बेसिक कोर्स जो बता रही थी मैं आपको, तो उसमें कुछ की कमिटमेंट्स थे मेंबर बैंक्स के टू द कस्टमर्स। तो उसमें कौन कौन से की कमिटमेंट्स थे, कितने की कमिटमेंट्स थे बेसिकली, तो आपको यहां पर नाम लिखे, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, राइट टू प्रिवेसी या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो टोटल आपको यहां पर 5 जो है की कमिटमेंट्स देखने को मिलते हैं गाइस। तो यहां पर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देती हूं। पहला है राइट टू फेयर ट्रीटमेंट, दूसरा है राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग, तीसरा है राइट टू सुटेबिलिटी, फोर्थ वन इज द राइट टू प्रिवेसी एंड लास्ट वन इज द राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड कॉम्पनसेशन। ठीक है, तो ये 5 की कमिटमेंट्स है मेंबर बैंक के टू द कस्टमर। पांचों के नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बताइए, यहां तक इन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ऑल गुड, चलिए ऑल गुड है। तो देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको पेड बैचेस में पढ़ाया है गाइस। तो आप देख सकते हो जितने भी आपके मैंने फाउंडेशन बैच पेड लिए थे, या मास्टरी बैच है, या आपका 2.0 3.0 बैचेस है, सारे में मैंने ये सब टॉपिक पढ़ाया है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने आपको स्किप किया है। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाता है गाइस। तो किन्हीं को इनरोल करना है, किन्हीं को बाय करना है क्रैश कोर्स हमारा, तो वो भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है कि मैं किस तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड करती हूं। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरे ही पढ़ाए हुए से आए हैं, आप देख भी सकते हो, आप खुद से एनालिसिस कर सकते हो इसकी। गुड, चलिए इसके अलावा फ्री में किन्हीं को क्लासेस पढ़नी है तो आपको मैंने फाउंडेशन बैच फ्री में भी पढ़ाया है। यहां पर मैंने आपको फ्री में जो भी क्लासेस दी हैं वो लिमिटेड हैं, क्योंकि हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। लेकिन अगर डिटेल में डिस्कस करना है तो आपको पेड बैच ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी लिंक मैंने दे दिया है। 2 क्लासेस मैंने लिए थे, एक चैप्टर वाइज था आपका और एक फाउंडेशन बैच था। दोनों को ही मर्ज करके आप पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ दोनों में ही हमने आधा आधा चीजें पढ़ाई है, तो दोनों को आपको देखना पड़ेगा। एक को देखकर आप ये नहीं समझ सकते कि हाँ मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, हाँ या ना, करना है तो चलिए प्लेलिस्ट बन गया है एमसीक्यू का, 38 वीडियोस है गाइस, उसके भी लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, जाइए जाकर के क्लासेस कीजिए इसके। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो गाइस। संडे स्पेशल की कुछ क्लासेस हैं, ठीक है, उसका भी मैंने लिंक दिया है। संडे स्पेशल की कोई भी क्लासेस आपको मिस नहीं करनी है, तो सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। देखिए 28 से 30 मिनट का आपका सेशन है, 2x की स्पीड पे देखिए, सारे में मैंने न्यूमेरिकल कराया है। ठीक है, इस बार न्यूमेरिकल ही आप लोगों का सबसे बड़ा दुख दर्द था, तो मैंने आप लोगों के लिए एक अलग सेशन ही बना दिया कि लो भैया यहां से आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। तो किन्हीं को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो ये वाला आपका सेशन है संडे स्पेशल का। ठीक है, पीवाईक्यू गाइस आज सारा पीवाईक्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हैं 6 पेपर्स में, सारे 6 नहीं 5 पेपर्स हुए हैं आपके, 5 पेपर में 2023 से लेकर के मई 2025 तक के मैंने सारे पीवाईक्यू करा दिए। बस अब आपको प्रैक्टिस करना है, लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, जाइए जाकर के पढ़िए। आज सारा प्लेलिस्ट आपका अपडेट हो जाएगा एंड नाउ अब आप अच्छे तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मेरे मैराथन सेशंस भी गए हैं गाइस। ठीक है, तो आप देख सकते हो एक मैंने नवंबर 2024 के मैराथन सेशंस लगवाए हैं। ठीक है, 2.5 घंटे का होगा वो, और एक मई 2025 का है, तो इसको भी आप देख के जाइएगा। 3 घंटे का ये भी सेशन है, तो जरूर इसको पढ़ के जाइएगा एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं। फाइनली पीवाईक्यू सब, हाँ जी पुरुषोत्तम जी, सारे पीवाईक्यू मैंने आज कंप्लीट करा दिए हैं। फाइनली अब आप 2x की स्पीड में सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, एंड साथ के साथ मैराथन सेशंस को भी देखिएगा, क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होता है। मैं बार बार कह रही हूं पीवाईक्यू रिपीट किया जाता है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। मास्टरी बैच लेनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप ले सकते हो। गाइस हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, किन्हीं को क्रैश कोर्स बाय करना है, फुल एंड फाइनल रिवीजन करना है, 10 से 15 दिन के अंदर सारा रिवीजन करा दिया जाएगा आपको बेसिक से। तो सारी फैकल्टीज आपको 80+ लाइव क्लासेस देने वाली है, आपको 24/7 वीडियो का एक्सेस होगा, तो आप इजीली इसको पढ़ सकोगे। 60+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, मॉड्यूल वाइज टेस्ट है, और यहाँ पर पीवाईक्यू भी आपको दिया जाएगा, तो सारी चीजें दी जाएगी। किन्हीं को भी क्रैश कोर्स बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है। टिल नाउ अभी आपका सेलेब डिस्काउंट चल रहा है 35% का, आप ले सकते हो। 1299 इसका प्राइस है। ठीक है, तो रिवीजन करना है तो आप इस बैच को बाय कर सकते हो। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन कोर्स भी है गाइस, तो किन्हीं को ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन कोर्स लेना, तो 2 तरीके के कोर्स है, 6 मंथ और 12 मंथ का। ठीक है,
6 मंथ का लेते हो तो 6 महीने तक जितने भी क्लासेस हैं, कंप्लीट क्लास, ऑन गोइंग, अपकमिंग, सबका एक्सेस आपको मिलेगा। तो यहां पर आपको सेलेब का कोड का इस्तेमाल करना है गाइस। अभी डिस्काउंट चल रहा है 35% का, ले लीजिए, बाद में तो फिर डिस्काउंट भी हट सकता है ना। तो इसलिए अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, जो भी आपको प्लान फ्रूटफुल लगे। प्राइस मैंने लिख दिया है ताकि आप टेंशन ना लो कि प्राइस कितना है, ठीक है। चलिए अब मैं बता दूं, जो लोग नए हैं फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या जो पुराने हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, गाइज नाउ इट्स हाई टाइम कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि यहां पर सारे पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी हम यूट्यूब पे आपकी क्लासेस देते हैं। तो जाइए जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी सारे मैथन सेशंस आपके लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार में है कि कब आप लोग सब्सक्राइब करो और हम आपकी क्लासेस ले, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग इसको बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, पीडीएफ मैं आपको दे दी हूं, और 24 घंटे में से 1 मिनट निकालिए अपना और गिव मी फीडबैक, कैसा पढ़ा रही हूं। कमेंट सेक्शंस में आप मुझे बता सकते हैं, कोई नया सजेशन देना है तो सजेशंस भी दे सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी इश्यूज आ रहे हैं एग्जाम से पहले, आप मुझसे कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। नाइस सेशन, ग्रेट मैम, नाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना इसी तरीके से फीडबैक देते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है रिगार्डिंग जैब एग्जामिनेशंस, रिगार्डिंग माय कंपोनेंट, आप मुझे टैग करके पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, चाहे आप मेरे किसी भी क्लास में मुझे कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है गाइस, गुड नाइट एंड टेक केयर।